सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप सर्च करके देख भी सकते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे नंबर 1 कॉलेज आएगा GPL, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे ही टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अपने हर एक वीडियो में अपने ही नोट्स के क्वेश्चन कराता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी पढ़कर गया था अपने ही नोट्स के क्वेश्चन, जिसमें वही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ गया था और मैं टॉप के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मेरा रैंक 18 आ गया था। तो आप भी अगर ऐसे ही रैंक लाना चाहते हैं और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोस में कराता हूं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं आपके लिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। कह रहा है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा कि ध्रुव की ओर ले जाता है, क्या है, कोई विषुवत रेखा से क्या ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, तो उसका भार क्या होगा, उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर अगर ध्रुवों की ओर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके भार पर क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है। क्या होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की और अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, ग्रेविटी का मान बढ़ेगा। और जब ग्रेविटी का मान बढ़ेगा तो भार बराबर आप लोग जानते हैं W बराबर mg होता है। अगर जी का मान बढ़ेगा तो भार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आपको समझ में आ गया। ये मैं आपको क्वेश्चन से और मैं आपको सूत्र से ही समझा दिया कि कैसा होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि जी का मान अगर बढ़ेगा तो आपके भार भी बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं कि 4 सालों से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से या पृथ्वी के दुगना, कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का दुगना तथा त्रिज्या 3 गुना क्या हो जाए, त्रिज्या क्या हो जाए, 3 गुना हो जाए तो उस ग्रह के सतह पर इतना किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, क्या हो जाए, इतना किलोग्राम द्रव्यमान का भार है। तो आपको यहाँ पर आपको क्या बताना है, बल बताना है। क्या है, भार क्या होगा, तो वह वस्तु का भार क्या होगा, मतलब बल बताना है और भार बताना है। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए लगाकर। तो इस क्वेश्चन में आपका एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है, F बराबर होता है G(m1 m2 अपान में r²। क्या होता है, m1 m2 अपान में r²। यही फार्मूला आपको लगा देना है और कितना गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए, मैं आपको इसी फार्मूले से लगाकर दिखा रहा हूँ। तो चलिए, मैं इसी फार्मूले पर लगाता हूँ। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर m1, मतलब G तो ऐसे लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर G का मान रखना ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लीजिए कोई ग्रह है, पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो दुगना कर दीजिए, 2m1 कर दीजिए। उसके बाद आपको m2 तो दिया गया है, क्या दिया गया है, m2 दिया गया है 10 kg। तो 10 kg को भाग दे 10 kg से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। उसके बाद क्या, त्रिज्या कितना गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो त्रिज्या का स्क्वायर था तो 3r का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा G(m1) और यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर 9r² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9r²।
तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 20/9। 20/9 को अगर भाग देंगे, क्या करेंगे 20/9 को अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 20/9 को, चलिए मैं आपको 9 से 20 को भाग देकर दिखा देता हूँ। तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 9 दूनी 18, लगभग 2.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.2, लगभग में क्या आ जाएगा आपका उत्तर 2.2। आपको इसी प्रकार लगाना है। तो आपका कितना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2.2, लगभग में 2.2। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2.18। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लगभग में है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी लगा भी चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन लगवा भी चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लाया था। अब चलिए मैं और भी आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है न्यूटन जो सर्वाधिक स्थिरांक होता है जी होता है, वो किस पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर आपको फार्मूले से ही पता चलेगा। पहला नंबर किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर फार्मूले से निर्भर करता है। आर क्या हो जाएगा G(m1 m2) और क्या हो जाएगा R², क्या हो जाएगा R²। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी से वस्तु से दूरी पर निर्भर करता है, या वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, या क्या करना है दूरी से स्वतंत्र होता है, या वस्तु के द्रव्यमान तथा दूरी से स्वतंत्र होता है, या मापने की विधि पर निर्भर करता है। नहीं, मैं आपको बता दूं जो जी का मान होता है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, ना द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ना ही दूरी पर निर्भर करता है। तो कोई इस पर कोई चीज़ निर्भर नहीं करता, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको फार्मूला इसलिए लिखा कि आप लोग फार्मूला से कमेंट करके बता भी देंगे कि सर हाँ इस पर निर्भर करता है, लेकिन आप लोग गलती कर देते। क्या कर देते, आप लोग गलती कर देते। इसीलिए मैंने आपको ना यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आप लोग अच्छी तरीके से इन सारे कंसेप्ट को क्लियर रखोगे ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका गलत हो जाए। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने तल पर पड़ी वस्तु, क्या हो जाएगा, अपने तल पर ही पड़ी है, क्या है, पड़ी वस्तुओं को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर केंद्रित करता है, अपनी ओर केंद्रित की तरफ खींचता है, उसे कहते हैं, वो कौन सा बल होता है। आपको वो बल बताना है। तो कौन सा बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी जो है, कोई वस्तु आप फेंक दीजिए, पृथ्वी मान लीजिए ये है, और यहाँ पर कोई वस्तु आपने कोई गेंद फेंक दिया, और जब गेंद फेंकेंगे तो वो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा। तो ये किस बल से खींचता है, गुरुत्वीय बल के कारण खींचता है। किसके कारण खींचता है, गुरुत्वीय बल के कारण खींचता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका गुरुत्वीय बल हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है आपका, यहाँ पर आ गया पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। और जब आप सेमेस्टर, जो पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का आप लोग एडमिशन ले लेंगे और सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कह रहा है पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है, क्यों, इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है कि जो पहाड़ की चोटी होती है उस पर जल कम ही ताप दो। वैसे तो आप लोग जब यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस जब ताप देते हैं तभी आपका जल क्या करता है, उबलता है। क्या करता है, तभी उबलता है। लेकिन वहाँ पहाड़ पर जब चढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, 75, 80 इतना लगभग जाने लगता है, मतलब कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसका क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूँ, इसका ये कारण है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कहाँ पर लगता है, कम लगता है। उस पर वहाँ पहाड़ पर क्या लगता है, कम लगता है, वायुमंडलीय दाब कम लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ढंग से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, आपको केल्विन में दे दिया गया है और उसे क्या करना है, सेल्सियस पैमाने में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे उसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको फार्मूला बता दूँ। पहला नंबर, आपको ध्यान से फार्मूला को याद करना होगा। तो चलिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। क्या होता है, सेल्सियस सी बराबर होता है आपका, सी बराबर क्या होता है आपका, सी बराबर होता है आपका केल्विन माइनस 273। कितना होता है, केल्विन माइनस 273। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, केल्विन का मान दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 350 आपका क्या दे दिया गया है, केल्विन, और आपको बदलना किस में है, सेल्सियस में बदलना है। तो इसी फार्मूले से आप लोग सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, सेल्सियस, और यहाँ पर 350 में से अगर 273 को घटाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना बचेगा। 273 को अगर हम लोग घटाएं 273 को तो कितना बचेगा, आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए, 7 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका इतना सेल्सियस हो गया। क्या हो गया, इतना आपका सेल्सियस हो गया। सी बराबर इतना आपका सेल्सियस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बराबर 77 सेल्सियस। क्या हो जाएगा, सी बराबर 77 सेल्सियस। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। क्या कर लेना है, ये फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। आप लोग इस फार्मूले को ज़रूर नोट कर लीजिए। सी बराबर क्या होता है, के माइनस 273। क्या होता है, के माइनस 273। ये फार्मूला याद कर लीजिए। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लगभग 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इससे क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या बहुत दिक्कत आने वाली है। अब इसका फार्मूला आप लोग कैसे, अगर जो बच्चे जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई फ़ारेनहाइट दे दिया गया है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप इतना हो जाता है। क्या हो जाता है, किसी वस्तु का ताप इतना हो जाता है तो उसे स्केल मतलब सेल्सियस के फॉर्म में बदलना है। अगर ये फ़ारेनहाइट दे दिया गया है तो आपको सेल्सियस के फॉर्म में बदलना है। तो आप लोग कैसे बदलेंगे, तो चलिए मैं आपको इसका एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। उस फार्मूले से आप लोग सेल्सियस के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो क्या होता है, C/5 होता है। क्या होता है, C/5 होता है। उसके बाद क्या होता है आपका जो फ़ारेनहाइट है, क्या फ़ारेनहाइट -32 होता है। क्या होता है, फ़ारेनहाइट -32/9 होता है। और एज इक्वल टू में मैंने आपको अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन बताया था, ऊपर ही मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यहाँ से निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, यहाँ से। क्या होता है, K-273। क्या होता है, K-273/5। यहाँ से ये फार्मूला, ये आपके इतने बड़े फार्मूले हैं और इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लीजिए। इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको दे दिया गया, केल्विन दे दिया गया और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये दोनों फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये दोनों फार्मूला लगा देंगे। अगर आपको क्या दे दिया गया, आपको सेल्सियस दे दिया गया और फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट दे दिया गया सेल्सियस में बदलना है तो इतना ही फार्मूला लगा देंगे। आप लोग समझिए, पहले इन सारे फार्मूलोज़ को समझिए क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए जो फार्मूला लगाना है मुझे वो फार्मूला लगा कर दिखा देते हैं। तो चलिए मैं आपको क्या बदलना है, यहाँ पर सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस/5 क्या होता है, 5 में, और यहाँ पर क्या हो जाता है, फ़ारेनहाइट -32/9 होता है, ये होता है। अब देख लीजिए सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस में बदलने के लिए आपको सिंपली वैसे ही लिख देना है। और फ़ारेनहाइट दिया है 212, क्या दिया गया है, 212 -32 दे दिया गया है और /9। अब देख लीजिए सेल्सियस/5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 212 में से 32 घटेगा तो 180 आ जाएगा और 180 9 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सेल्सियस बराबर
20 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल्सियस बराबर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेल्सियस, क्या हो जाएगा केल्विन, केल्विन मतलब सेल्सियस आपका हो गया अच्छी तरीके। फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ऐसे ही फार्मूले से लगाना है, जो भी मैं आपको लगा कर दिखा दिया हूँ ना, इससे अलग आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया हूँ। अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और अच्छी तरीके से नोट करके और अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। आप लोग को मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख कर दे रहा हूँ, और उस फार्मूले को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक बार फिर से फार्मूला नोट करने के लिए फिर से लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ये फार्मूला आप लोग जब याद कर लेंगे ना, तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली होगी। ये मैंने आपको फार्मूला दे दिया, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा है। यहाँ पर कह रहा है यदि गैस का आयतन स्थिर बना रहे या बनाएं, अगर कोई गैस है उसका आयतन स्थिर बनाए रखें या रखा जाए, तो ताप बढ़ाने पर उसका दाब, अगर कोई वस्तु है या कोई गैस है, क्या है कोई गैस है और सिलेंडर में भर दिया गया, क्या कर दिया गया सिलेंडर में, किसी सिलेंडर में क्या कर दिया गया भर दिया गया, मतलब उसका क्या हो गया आयतन स्थिर है। क्या है उसका आयतन स्थिर है, और इसे मैं गर्म कर दूं, क्या कर दूं इसे मैं नीचे से गर्म करने लगूं। अगर मैं इसे नीचे से गर्म करने लगूं तो इसका क्या होगा दाब बढ़ेगा। क्या सिलेंडर के चारों ओर क्या होगा दाब बढ़ेगा, इस तरफ दाब बढ़ता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा ज़्यादा दाब बढ़ने के कारण सिलेंडर दग जाएगा। क्या हो जाएगा सिलेंडर दग जाएगा। तो आप अगर ताप बढ़ाएंगे, अगर कोई वस्तु है, वही कोई गैस है किसी सिलेंडर में भरा हुआ है और उस सिलेंडर का ताप बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाता है गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट, और वो क्या होता है सिलेंडर के चारों ओर क्या करता है जो होता है उसके चारों ओर दाब लगाने लगता है, और एक ऐसा दाब आ जाता है, एक समय ऐसा दाब आ जाता है, अगर आप लोग हीट देते रहोगे तो ज़्यादा हीट हो जाने के कारण जो गैस होगा वो फैलेगा, और फैलने के कारण बल लगाएगा सिलेंडर पर, और जब सिलेंडर पर बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा सिलेंडर दग जाएगा। क्या हो जाएगा सिलेंडर दग जाएगा। तो आप लोग कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप लोगों को दिक्कत हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा उसका ताप बढ़ाने पर उसका दाब क्या हो जाता है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा उसका दाब बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग शादी ब्याह में ठंडक में जाते हैं, शादी ब्याह में जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता सिलेंडर क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, तब क्या करते हैं जो आपके हलवाई होते हैं, हलवाई नहीं लगे रहते हैं खाना बनाने वाले, वो क्या करते हैं सिलेंडर को एक गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी कर देते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उसमें रख देते हैं। क्या करते हैं सिलेंडर को उसमें रख देते हैं, ताकि यहाँ से ऊष्मा जाए, और जो अभी गैस बची है, क्या है जो गैस बची है उस गैस को मैं यूज कर सकूं। क्योंकि जब ठंडक होता है तो जब ठंडा हो जाएगा तो आपका गैस ठंडा हो जाएगा, और गैस ठंडा होकर नीचे बैठ जाता है। क्या हो जाता है गैस ठंडा होकर नीचे बैठ जाता है। तो आप लोग जब गैस को हिलाते हैं, कभी देखे होंगे जब ठंडक में गैस को हिलाते हैं तो वो लिक्विड की तरह होता है। क्या होता है वो लिक्विड की तरह दिखाई देगा, मतलब सुनाई देगा आपको। और अगर आप लोग गर्मी में किसी सिलेंडर को हिलाते हैं तो आपको लिक्विड की तरह नहीं सुनाई देता। इसी का कारण है कि ठंडक में क्या होता है गैस नीचे बैठ जाता है, सिकुड़ जाता है, उसका आयतन कम हो जाता है और उसका दाब कम हो जाता है। लेकिन गर्मी में क्या हो जाता है उसका दाब अधिक हो जाता है, और उसका क्या हो जाता है अच्छी तरीके से गैस को यूज़ किया जा सकता है, जल्दी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग गर्मियों में समझ जाते हैं कि गैस ख़त्म हो गया। और आप लोग टायर देखे होंगे, आप लोग किसी मोटरसाइकिल का टायर देखे होंगे, और अगर साइकिल का ही टायर देखे होंगे, जब टायर देखते हैं उसमें एक ट्यूब लगा होता है। क्या लगा होता है एक ट्यूब लगा होता है, और वो ट्यूब क्या करता है ट्यूब में हवा भरा जाता है। क्या करा जाता है हवा भरा जाता है। तो गर्मियों में क्या होता है आपके टायर क्यों फट जाते
जाते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में आपके टायर इसलिए फट जाते हैं, उसमें जब गर्मी आती है, क्या होती है, गर्मी होती है, और गर्मी के कारण आपका जो गैस है वो फैलने लगता है। क्या लगता है, फैलने लगता है, और जब गैस फैलने लगता है तो आपके टायर दगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग जब टायर गर्मियों में अगर फुल करें तो आप लोग थोड़ा सा कम भरें। क्या करें, आप लोग टायर में क्या भरें, हवा कम भरें, ताकि आपका टायर ना दगे। तो इतना मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो भी जानकारी दिया हूँ बहुत सही दिया हूँ मैंने आपको, और इसलिए दिया हूँ कि आप लोग ज़रूर जान सकें। अब यहाँ पर आपके लिए क्या आ गया, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 ग्राम लोहे के ताप को, क्या, लोहे के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना प्रयोग किया जाएगा, उसमें ऊष्मा निकालना है आपको। कितने ग्राम, 150 ग्राम लोहे को अगर 20 सेल्सियस से इतना सेल्सियस तक बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इतना सेल्सियस तक बढ़ाने पर जो आवश्यक ऊष्मा होगी, हीट होगी, उसे कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे कितना ऊष्मा यूज करना पड़ेगा, उसे ऊष्मा यूज करना पड़ेगा 87 कैलोरीन। क्या कितना यूज करना पड़ेगा, 87 कैलोरीन यूज करना पड़ेगा। आपके अगर 150 ग्राम लोहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 87 कैलोरीन यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के अणु, जो किसी पदार्थ का अणु है, गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई पदार्थ है, उसके जो अणु हैं वो गति के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ठोस होता है, मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस के अंदर जो अणु हैं, मान लीजिए कोई अणु है, ऐसे अणु हैं, तो वो गति नहीं कर पाते। क्या है, वो गति नहीं कर पाते स्वतंत्र रूप से क्या, वो गति ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं, क्योंकि इनके जो अणुएं हैं वो घर्षण रहित होते हैं। क्या होते हैं, घर्षण, इनके अणुओं के बीच क्या होता है, घर्षण बल अधिक लगता है। इसीलिए जो ठोस के अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते, वो गति ही नहीं कर पाते जो ठोस अवस्था में होते हैं। अब देख लीजिए द्रव अवस्था में गति तो करता है, क्या है, गति तो करता है, लेकिन आपस में ज़्यादा स्वतंत्र रूप से नहीं होते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से क्या, थोड़ा बहुत गति करते हैं। क्या है, थोड़ा बहुत गति करते हैं, वो तो गति करता है लेकिन थोड़ा बहुत, आपस में कनेक्ट ही रहते हैं, क्योंकि उनके भी घर्षण बल अधिक होते हैं। ठोस से कम होता है और गैस से अधिक होता है। क्या होता है, गैसों से अधिक होता है और ठोसों से कम होता है उनके अणुओं के बीच के घर्षण बल। इसीलिए थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो द्रव होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और तरल मतलब तैरते रहते हैं। ये आपको समझ में आ गया, मतलब ये दो ऑप्शंस आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अब देख लीजिए जो गैस है, गैस वाला ऑप्शन है यहाँ पर, वो तो आपके स्वतंत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो ठोस होते हैं स्वतंत्र और ना ही द्रव स्वतंत्र होते हैं। तो आपके जो गैसों के अणु होते हैं वो आपके आसपास ही चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। क्या, हमेशा चलते रहते हैं, ये आपके हमेशा ऐसे आसपास भटकते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस के अणु हैं उनके बीच का जो घर्षण बल होता है वो निगण होता है। क्या होता है, उनमें घर्षण बल होता ही नहीं। क्या होता है, उसमें घर्षण बल होता ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसे भी मैंने आपको अच्छी तरीके से और अच्छे वे में अच्छे तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पर चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है
जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसका जल का हिमांक कितना होता है, ये आपको बताना है। पहला नंबर मैं आपको बता दूं, जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट छोड़ो, पहला नंबर आप बताइए सेल्सियस में जल का हिमांक कितना होता है, ये आपको बताना है। और ये कितनी बार पूछा गया है, 4 सालों से पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। पहला नंबर आपको क्या बताना है, सेल्सियस फॉर्म में बता दीजिए जल का हिमांक कितना होता है। उसके बाद आप तो फ़ारेनहाइट में निकाल ही लेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। सेल्सियस फॉर्म में जल का हिमांक कितना होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तुरंत 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। लगभग आपके 30 सेकंड कंप्लीट ही होने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि जो सेल्सियस में जल का हिमांक होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, सेल्सियस में जो जल का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल हिमांक मतलब बर्फ़ बनने शुरू हो जाते हैं या बर्फ़ बन भी जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक आपके लगभग संपूर्ण बर्फ़ बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको राइट आंसर बताना है। पहला नंबर आपको पता चल गया कि 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का मान आपको 0 डिग्री पता चल गया, तो आपको लगाना क्या, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो एक फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया हूँ, C/5 F-32/9 क्या हो जाता है, F-32/9। और क्या मैंने आपको बताया, अभी बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, आपका हिमांक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर C = 0 रख दीजिए और यहाँ पर 5 और उसके बाद F- क्या हो जाएगा, 32/9 हो जाएगा। अब इस तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 0 है तो 0, अगर 0 से यहाँ पर गुना भी करेंगे 9 को तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 बराबर -32 आ जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट जो आएगा वो आपका जल हिमांक रहेगा। फ़ारेनहाइट में अगर बताओगे तो जल का हिमांक करेगा 32 फ़ारेनहाइट पर आपका क्या करेगा, जल हिमांक में परिवर्तित हो जाएगा। आपको पता चल गया, ये इसी प्रकार आपको लगाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सीधा फार्मूला याद होना चाहिए, आप लोग ज़रूर से लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले मैंने ऑलरेडी इसमें बता भी दिया हूँ और कन्वर्ट कर कर भी बता दिया हूँ। तो आप लोग सारे फार्मूलोज़ को याद कर लीजिए। मैंने फिर से मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जो बच्चे अभी आए हैं, जुड़े हैं लाइव में, वो बच्चे क्या करें, तुरंत इस फार्मूले को नोट कर लीजिए ताकि आप लोग दिक्कत ना उठाएं। यहाँ पर आपके ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, और फिर केल्विन को सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में। इसी प्रकार आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आप लोग ये फार्मूले याद कर लीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का घनत्व महत्तम होता है। कब जल का घनत्व जो होता है वो महत्तम होता है, मतलब अधिक होता है। जल का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। मैं आपको बता दूं, पहला नंबर, अगर कोई वस्तु है, कोई जल है, जल किसी टैंक में भरा है, क्या है, जल किसी टैंक में भरा है और आप लोग गर्मी देते हैं, क्या करते हैं, गर्मी देते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, तो आपके जल का घनत्व क्या हो जाता है, कम होने लगता है। क्या हो जाता है, कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होगा, महत्तम मतलब क्या होता है, अधिकतम। तो अधिकतम किस टेम्परेचर पर होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्या होता है, पहला नंबर जो घनत्व सबसे ज़्यादा होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उसके बाद आपका जो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, मतलब बनना तो यहीं से शुरू हो जाता है, लगभग में थोड़ा बहुत बनना शुरू हो जाता है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको जो होता है बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, पानी जो होता है बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है, -4 डिग्री सेल्सियस तक आपके संपूर्ण बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके पानी होता है वो संपूर्ण बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना ही आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका सबसे कम क्या होगा, जल का जो होगा
जल अभी रहेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल बना रहेगा, लेकिन आपका बर्फ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे कम ताप, जल का सबसे कम ताप यहीं पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो घनत्व भी यहीं पर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो गया। मैं आपको इसीलिए समय लेकर समझा रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बाई चांस आप लोग क्यों ऐसे पूछने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि सर क्यों, इसका कारण बताइए कि क्यों आपका जो जल है उसका घनत्व 4 ही डिग्री पर महत्तम होगा, मतलब अधिकतम होगा। यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूँगा आपके साथ, और बने रहिए हमारे वीडियोज़ में। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी आके टॉप के कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और मैं आपको बता दूं, अगर जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे होता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और अच्छी तरीके से दीजिए ताकि आपका जो रैंक हो वो अच्छा आए। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसका PDF डाउनलोड करना है और मुझे पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो रहा है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ।